वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। जैसा कि सभी को पता है फ्रेंड्स कि कांस्टेबल ड्राइवर का एग्जाम 3 जनवरी 2021 को होने वाला है। तो आपके पास मात्र एक सप्ताह से भी कम समय बचा है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2018 में कांस्टेबल ड्राइवर में पूछा था फ्रेंड्स, तो उसका मैं लेवल देखा, तो उसी के हिसाब से आपको मैं अभी से कंटिन्यू गेस क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। देखिए इसका सिलेबस में फ्रेंड्स, तो आपको जीके जीएस से जम करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है और करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछा जा रहा है, साथ में दिवस से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जिस तरह से पिछले बार पूछा गया था फ्रेंड्स, वही पैटर्न से आज से मैं आप लोग को तैयारी कराऊंगा। तो देखिए मेरा कोशिश रहेगा फ्रेंड्स कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्न प्रोवाइड कराऊं फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप करके जाएं, रिवीजन करके जाएं। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन डेली प्रोवाइड करूंगा फ्रेंड्स। इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का आपको मैं रिवीजन करवा सकता हूं। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, तभी आपको महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहेगा। ठीक फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया। तो फटाफट 50 क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन का लेवल इसी टाइप का आपका बिहार कांस्टेबल ड्राइवर में पूछा जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा फ्रेंड्स 5 दिन में जितना से ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स आपको गेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करूं। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, फटाफट रिवीजन करते चलिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बोलिएगा। सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कहाँ की थी फ्रेंड्स? तो आपका कनौज किया था। कहाँ था इसके पहले? तो थानेश्वर था। थानेश्वर से स्थानांतरित कर कहाँ किया था? तो कनौज किया था। किसने? सम्राट हर्षवर्धन ने। सवाल देखिए पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है? किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है? तो फाहियान ने किया है। किसने? फाहियान ने। अगला सवाल ये पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, ये पक्का मान लें कि इसमें से एक प्रश्न जरूर पक्का आने वाला है इस टॉपिक से। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो किसके शासन में? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। तो तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। देख लेते हैं, थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सम्राट हर्षवर्धन अपनी राजधानी कहाँ? कनौज हो गया। किसी चीनी यात्री ने गुप्तकाल में भारतीय की दशा का वर्णन किया? फाहियान ने। और जो फाहियान है जो किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। चलिए अगला सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में फ्रेंड्स कि आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण से मिलती है? ठीक है, तो मत्स्य पुराण से पूछा जाता है। आंध्र के सातवाहन वंश है जो किस आंध्र सातवाहन वंश है जो किस पुराण से संबंधित है? तो मत्स्य पुराण से। तो इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। अगला सवाल पूछा जा सकता है कालिदास किसके समकालीन थे? टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है। तो कालिदास थे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, आपका विक्रमादित्य के समकालीन थे। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ये भी प्रश्न याद रखें। तो भारत का शेक्सपियर आपको कालिदास को कहा जाता है, याद रखिएगा। और किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे। ठीक है फ्रेंड्स, जो ध्यानपूर्वक वीडियो सुनते रहे फ्रेंड्स, जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ फ्रेंड्स वो भी याद रखें, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। सवाल नंबर 6 को देखें, बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया था? तो 1936 में बनाया गया था फ्रेंड्स। कौन सा अधिनियम? डिटेल देख लियो। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा उड़ीसा को बिहार से पृथक कर नया प्रांत बनाया गया था। कब? 1936 ईस्वी में। देखिए फ्रेंड्स इसी टाइप का क्वेश्चन पिछले बार बिहार ड्राइवर में पूछा गया था, उसी पैटर्न पे अब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और अच्छा करके आइएगा एग्जाम में। तो पुनः रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग का भी फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट जरूर करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। सवाल नंबर 7 को देखें, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। देखिए नोट्स में फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो चंद्रगुप्त था जो किसका बेटा था? तो घटोत्कच का पुत्र था। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम जो किसका बेटा था, किसका पुत्र था? तो घटोत्कच गुप्त का पुत्र था फ्रेंड्स। जो घटोज था जिसने घटोत्कच गुप्त के बाद सत्ता का बागडोर संभाला था। ठीक है, जब इसका मृत्यु हो गया फ्रेंड्स तो उसके बाद में किसने सत्ता का बागडोर संभाला था? चंद्रगुप्त प्रथम। तो किसका बेटा था ये भी याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ क्या हुआ था? पाटलिपुत्र में। सवाल नंबर पूछा जा सकता है फ्रेंड्स 8 देखें कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए फ्रेंड्स अखिल भारतीय किसान सभा पहले जो किस नाम से इसका गठन हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के नाम से गठन हुआ था फ्रेंड्स, लेकिन बाद में सभा कर दिया गया, नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। तो इसके जो इस सत्र के प्रथम अध्यक्षता किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स मैं बार बार कहता हूँ कि जैसा मैं बता रहा हूँ उन्हें उससे संबंधित घुमा फिरा के भी सवाल पूछा जा सकता है। इस सवाल को इस तरह से पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था, याद रखिएगा। और किसने पहले सत्र की अध्यक्षता की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। अगला सवाल देखिए पूछा जा सकता है आपका, पटना से प्रकाशित पत्र
पत्र के बारे में कहा जा रहा है। हुंकार और जनता का संपादन किसने किया था? पटना से प्रकाशित पत्र हुंकार और जनता का संपादन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही किया था। याद रखिएगा, हुंकार और जनता, ये क्या था? पत्र था, इसका संपादन इन्होंने किया था। देखिए, एक हुंकार किताब का नाम है फ्रेंड्स, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हुंकार है जो आपको रामधारी सिंह दिनकर ने लिखे हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर के जो कृति है फ्रेंड्स, इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। पूछा जाता है सभी का। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पुस्तक कौन कौन है? तो कुरुक्षेत्र लिखे थे, रसीमरथी लिखे थे, उर्वशी लिखे थे, हुंकार देखिए है फ्रेंड्स, हुंकार लिखे थे, संस्कृत के 4 अध्याय लिखे थे, परशुराम की प्रतीक्षा लिखे थे। तो सभी ही फेमस इनका कृति है और ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हुंकार एक बुक है जिसका रामधारी सिंह दिनकर है, लेकिन यहाँ पटना से पूछा जा रहा है प्रकाशित हुंकार और जनता का संपादन किसने किया था पत्र का? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। सवाल नंबर देखिए 10 टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है, कोसी गंगा में कहाँ मिलती है? तो कहाँ मिलती है? तो ऑप्शन दे देगा फ्रेंड्स आपको इस तरह से, दुमका दे देगा, खगड़िया दे देगा, इस तरह से, सॉरी। तो कोसी गंगा में कहाँ मिलते हैं? तो खगड़िया के निकट में मिलते हैं। देखिए, कोसी और बूढ़ी गंडक कटिहार और खगड़िया के निकट अलग अलग गंगा में मिलती है, लेकिन कोसी जो मुख्य रूप से आपका खगड़िया के निकट मिलती है। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। बिहार का विनाशक नदी या बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बहुत बरगिया में आया है, सब कुछ जानते भी हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर पूछा जा सकता है आपको सवाल, सब देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? ऑप्शन दे देगा फ्रेंड्स, सोनपुर दे देगा, भागलपुर दे देगा, पटना दे देगा, इस तरह से। तो जो गंडक नदी है जो बिहार में पटना के निकट में उसमें समाहित होती है यानी मिलती है। तो याद रखिएगा, कहाँ गंडक नदी मिलती है? तो पटना के निकट। सवाल पूछा जा सकता है आपसे फ्रेंड्स कि बिहार का पेंटिंग विधा कौन सी है? ये हो सकता है पक्का पूछा जाए। बिहार का जो पेंटिंग विधा है जो मधुबनी है, ठीक है, कौन है? मधुबनी। अगला सवाल पूछा जा सकता है, प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? गेस करें, बताएं, आप लोग को पता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कहाँ? डुमराव। डुमराव कहाँ पड़ता है? बक्सर जिला में। ठीक है फ्रेंड्स, एक गाना आया था, चल गएला डुमराव बलम हुआ, इस तरह का आया था फ्रेंड्स, गाना भी आया था, बहुत फेमस हुआ था, कल्पना जो गाई थी। तो प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कहाँ का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव में हुआ था। डुमराव कहाँ है फ्रेंड्स? आपका बक्सर जिला में। देखिए फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, मैं बताया था फ्रेंड्स, देखिए मेरे चैनल पर पढ़िएगा फ्रेंड्स, तो ऐसा नहीं कि जो प्रश्न है इसके अलावा भी आपको मान लीजिए 50 प्रश्न पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, तो कम से कम आपका 70 प्रश्न कवर होगा। ठीक है, आप गौर से देखिए, सुनते चलिएगा। तो देखिए पूछा जा सकता है कि प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। डुमराव कहाँ पड़ता है? बक्सर जिला में। फिर पूछा जा सकता है कि बिस्मिल्लाह खां को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, कब किया गया था? हो सकता है प्रश्न एग्जाम में आ जाए, तो 2001 में इनको मिलेगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाह खां को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? तो 2001 में किया गया था। तो दोनों का कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रहे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके जाए फ्रेंड्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित है? ये भी देखिए महत्वपूर्ण सवाल है, अच्छा सवाल है। तो ये आपका हॉलैंड यानी डच शैली से प्रभावित है। ठीक है, याद रखिएगा, हॉलैंड या डच रहेगा फ्रेंड्स, इस तरह से दिया हुआ। तो पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित है? आपका हॉलैंड डच शैली से प्रभावित है। अगला सवाल आपको पूछा जा सकता है, बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार कौन है? तो सबसे ज़्यादा धूमधाम से बिहार में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो छठ पूजा मनाया जाता है, और छठ पूजा में आपका सूर्य देवता को पूजा की जाती है, ये भी याद रखें। अगला देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स आपका कि कौशल्या देवी, सिया देवी, शशिकला देवी पूछा जा सकता है, या किसी एक का भी नाम दे देगा और पूछेगा किस चित्रकला का कलाकार है या प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखिए याद रखिएगा, कौशल्या देवी, सिया देवी, शशिकला देवी, ये सभी है जो आपको मधुबनी चित्रकला के प्रतिनिधित्व करते हैं या कलाकार हैं। कौशल्या देवी, सिया देवी, शशिकला देवी। अगला सवाल आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में फ्रेंड्स कि मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईशान को माना जाता है। अगला सवाल आपको पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? किसमें? तो अपना बिहार में बना था फ्रेंड्स, ऑप्शन अब बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? बिहार में। अगला सवाल पूछा जा सकता है आपको कि बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है, ठीक है, हो सकता है एग्जाम में लड़ जाए हुबहू कि बिहार में जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री बने थे, कौन बने थे? तो महामाया प्रसाद बने थे। अच्छा, एक प्रश्न तो ये हो गया फिर साहब कब बने थे, ये भी याद रखिएगा। तो 1967 ईस्वी में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बना था बिहार में। ठीक है, याद रखिएगा कौन? महामाया प्रसाद, 1967। सवाल पूछा जा सकता है आपसे फ्रेंड्स कि कुशल शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए कुषाण शासक होगा फ्रेंड्स, यहाँ मिस्टेक हुआ टाइपिंग में, ठीक है,
कुषाण शासक कनिष्क का राजाभिषेक कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में। देखिए कहीं पर 78 ईस्वी और वहाँ पर पूर्व भी लिखा रहेगा, तो इस बात पे आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो जो कनिष्क का राजाभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में, और शक संवत का प्रारंभ तभी से हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है, 78 ईस्वी से, तो ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल पूछा जा सकता है, देखिए भी बहुत ही अच्छा सवाल है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो आर्य शब्द का इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। किसको? श्रेष्ठ वंश को। इसी तरह से ऑप्शन में दे देगा श्रेष्ठ वंश दे देगा, कुछ और ऑप्शन करके दे देगा। तो आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को करता है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राज की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत है जो किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो इतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में आपको राजा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत मिलता है, इतरेय ब्राह्मण, याद रखिएगा। अगला सवाल पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो देखिए इसमें विद्यार्थी बहुत बार गलत करके आते हैं, आपको ग्रीनलैंड दिल रहेगा, एशिया भी दिल रहेगा। तो देखिए द्वीप कहा जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, द्वीप और एक महाद्वीप हो गया, तो महाद्वीप कहेगा तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से एशिया महाद्वीप या महादेश। लेकिन सिर्फ द्वीप कहेगा तो आपको ग्रीनलैंड होगा। जल्दी जल्दी में क्या होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन दोनों दिया हुआ रहेगा आपको, ग्रीनलैंड और एशिया भी। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की जगह पर ना आप महाद्वीप पढ़ लें और रंग देते हैं वो वाला, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में कैंडिडेट का गलत हुआ है प्रश्न। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, और सबसे बड़ा महाद्वीप कहेगा तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 24 फ्रेंड्स पूछा जा सकता है, पक्षियों के महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो पक्षियों का महाद्वीप आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है। किसको? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है। देखिए इससे ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि 2018 का मैं प्रश्न देखा था इसी टाइप का था। तो ये तो मेरा आज शुरुआत है फ्रेंड्स, आपको इसी तरह से एग्जाम तक बहुत सारा मैं प्रश्न कराने वाला हूँ, थोड़ा टफ भी कराने वाला हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा इजी, दोनों मिक्स कराऊंगा फ्रेंड्स, जिस टाइप का एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चैनल पर बने रहिएगा। चलिए अगला सवाल पूछा जा सकता है आपका फ्रेंड्स कि दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित घास मैदान को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में के जो वृक्ष रहित घास मैदान उसे पंपास कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर दो प्रश्न बन रहा है। सबसे पहले तो दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित घास मैदान को क्या कहते हैं? तो पंपास कहते हैं। अब पंपास किस देश का घास का मैदान है, कहाँ पाया जाता है? तो अर्जेंटीना, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से पूछा जाता है, देश भी सेपरेट पूछा जाता है। आपका अर्जेंटीना दे देगा, ब्राज़ील दे देगा, ठीक है, उसी तरह से बोत्सवाना दे देगा, इस तरह से दे देगा। तो देखिए खास करके जो अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान होता है, और आपका अर्जेंटीना कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। तो दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित घास मैदान को पंपास कहते हैं, जो अर्जेंटीना देश में ज़्यादा इसका होता है। ये देखिए प्रश्न बहुत बार रिपीट हो सकता है आपका एग्जाम में आ जाए। बुशमैन जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? बुशमैन जनजाति आपका कहाँ था? अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल, यही आपका ऑप्शन में दिया रहेगा फ्रेंड्स कि बुशमैन जनजाति कहाँ पाया जाता है। आपको देश सहारा दिया रहेगा, कालाहारी दिया रहेगा, गोबी दिया हुआ रहेगा, थार दिया हुआ रहेगा। तो आपका जो बुशमैन जनजाति है जो अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। और कालाहारी मरुस्थल कहाँ कहाँ इसका विस्तार है फ्रेंड्स? तो अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में है, ठीक है। यहाँ पर आपका इसका विस्तार है जहाँ बुशमैन जनजाति पाई जाती है। सवाल देखिए पूछा जा सकता है कि लानोज या लानोज देता है, कहीं कहीं पर लानोस भी दे देगा, ठीक है, ज का स हो जाता है अंग्रेजी में। तो लानोज घास के मैदान का विस्तार किस क्षेत्र, किस देश में है? तो देखिए लानोज है जो वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज या लानोस कहते हैं। तो ये भी याद रखें, इससे इसका कॉन्सेप्ट सबका क्लियर रखेगा फ्रेंड्स। हो सकता है 1 से 2 प्रश्न से आपको पक्का पूछा जाएगा। आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखें, यहाँ पर देखिए कितना सारा जीके जीएस हम लोग देख रहे हैं। एक तो हो गया आपका बुशमैन जनजाति, अब देखिए लानोस, देखिए एक पूछा जा सकता है, ये भी हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद में आपका दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? दक्षिण अफ्रीका का, तो देखिए वेल्ड, ये भी पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो डाउन्स कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड, और लानोज वेनेजुएला का घास के मैदान को कहते हैं। अगला सवाल पूछा जा सकता है, देखिए साइंस रेफरेंस की फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? 4 वो आपको ऑप्शन सटा के दिया रहेगा। तो जो फ्यूज का तार होता है उसका जो मुख्य विशेषता होता है, जो प्रतिरोध उसका उच्च होता है फ्रेंड्स, तथा गलनांक होता है जो निम्न होता है। तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक, यही है जो फ्यूज तार की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। तो डिस्ट धारा, जिसको डायरेक्ट करंट कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट करंट होता है, एसी होता है, डीसी होता है। अल्टरनेटिव करंट होता है फिर प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी हो गया आपका डिस्ट धारा, डायरेक्ट करंट है। तो दोनों का हिंदी और इंग्लिश भी सब याद करके चले, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि बहुत बार देखिए क्या होता है कि जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर पूछा जाता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल फ्रेंड्स, तो उसका भी अंग्रेजी टर्म क्लियर रखिएगा, कहीं पर हिंदी न दे करके अंग्रेजी दिया जाता है। इन सब बातों पे, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिएगा। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? तो आपका डायरेक्ट करंट यानी डिस्ट धारा, याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि डायनमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है ऊर्जा
से किस प्रकार संबंधित है? ये प्रश्न तो करीब करीब एग्जाम में पूछ लिया ही जाता है, मेरे ख्याल से सबको पता भी होगा। तो घुमा फिरा के किसी तरह से पूछा सकता है। तो डायनेमो का फंक्शन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। डायनेमो का फंक्शन क्या होता है? ये है जो आंतरिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, डायनेमो का खोज किसने किया था, ये भी याद रखिए, माइकल फैराडे ने किया था। हो सकता है पूछा जाए। अगला सवाल पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप लोग सब जानते होंगे मेरे ख्याल से। इसको क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा देखिए इस तरह से भी रहेगा। यहाँ पर आपका, इसलिए मैं बता रहा था फ्रेंड्स कि आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों याद करना है। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को किस में कह रहा है? डीसी में। इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए एसी को डीसी में। यहाँ देखिए सवाल इसमें किस तरह से वहाँ पर क्रिएट किया जाता है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट एक प्लानिंग के साथ पढ़ें। अब देखिए किस तरह से यहाँ पर पूछा जा सकता है सवाल। तो देखिए पहला तो पूछा जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा को दिशा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कौन होता है? तो रेक्टिफायर होता है। ठीक है, इसका अगर अंग्रेजी में देगा तो एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है? ठीक है, तो इस तरह से आपको वहाँ पर पूछा रहेगा। या तो फिर पूछेगा फ्रेंड्स कि रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर क्या है, वहाँ पर दे देगा आपको एसी से क्या, डीसी में। ठीक है, या तो डीसी से एसी में। ठीक है, तो देखिए इस तरह से घुमा कर भी पूछा जा सकता है कि रेक्टिफायर परिवर्तित करता है। तो रेक्टिफायर जो परिवर्तित क्या करता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, अर्थात आपका एसी को डीसी में बदलता है। तो याद रखिए रेक्टिफायर एसी को डीसी में। तो किसी तरह से घुमा करके पूछा जाए फ्रेंड्स तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप आराम से बनाइएगा। अगला सवाल है तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण? देखिए आपको फॉरेस्टर गार्ड में पूछा हुआ है तारों में क्या होता है ऊर्जा का, तो उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है। फंक्शन कौन सा होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है। तो याद रखिए हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। चलिए पूछा जा सकता है आपसे कि भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। तो सबसे ज़्यादा जो नाभिकीय ईंधन भारत में थोरियम पाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, ना कि यूरेनियम। यूरेनियम रहेगा, थोरियम रहेगा, इस तरह से ऑप्शन में दे देगा, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा है जो थोरियम ही पाया जाता है आपका नाभिकीय ईंधन में। अगला सवाल पूछा जा सकता है फ्रेंड्स साकेत किसकी कृति है? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया बहुत बार। मैथिली शरण गुप्त का, इनका 3 बुक है फ्रेंड्स, उसको मैं ट्रिक से बता देता हूँ, सेंटेंस याद रखिएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। और ये तीनों कभी न कहीं कोई भी एग्जाम हो इसमें कभी कोई पूछा ही जाता है। ठीक है, हिंदी से किताब और लेखक से। तो देखिए साकेत के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, अब इसको किस तरह से याद रखना, तो देखिए इनका 3 है फ्रेंड्स आपका, साकेत, यशोधरा और भारत भारती। तीनों के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। तो एक सेंटेंस बना लिए फ्रेंड्स, कुछ तुक्का बिठाना चाहिए। साकेत होता मैथिली जी, यशोधरा और भारती के चप्पल। अब तो ये सेंटेंस आपका याद रहेगा, साकेत होता मैथिली जी, यशोधरा और भारत भारती के चप्पल। ठीक है, तो आपका हो गया साकेत के लेखक मैथिली जी, यशोधरा के लेखक मैथिली जी, भारत भारती के लेखक मैथिली जी। तो इस तरह से देखिए सबका अपने अपने याद करने का तरीका है फ्रेंड्स, कि एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, और कम समय विद इन शॉर्ट स्पेंड टाइम, कम समय बचाते हुए जल्दी जल्दी जीके जीएस करें, तो उसके लिए आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कन्फ्यूजन रहेगा आपका वहाँ पर समय किल होगा, जिसका प्रभाव आपको गणित पर पड़ेगा, रीजनिंग भी पड़ेगा। तो देखिए जो इनका तैयारी अच्छी रहती है जीके जीएस के फ्रेंड्स, वो 10 मिनट की जगह 15 मिनट की जगह 10 मिनट में ही जीके जीएस और करेक्ट सोल्व करके आते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी ना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेंटेंस याद रखिएगा आज से, साकेत होता मैथिली जी, यशोधरा और भारत भारती के चप्पल। ठीक है, इस तरह से बैठा लिए। सवाल पूछा जा सकता है फ्रेंड्स लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया? बहुत अच्छा सवाल है। एक बीजी बेरी है, लीची है जो आपका एक बेजी बेरी के अंतर्गत रखा गया है। सवाल पूछा जा सकता है सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोरोसिस होता है। सहतूत के फल के वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरोसिस कहा जाता है। अगला सवाल पूछा जा सकता है शुष्क जलवायु अर्थात मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट सबका क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स। एक प्रश्न पक्का आ रहा है आपको ड्राइवर में। ठीक है, जैसे आपका तो जो शुष्क में उड़ते हैं जो हिंदी में मरुद्भिद कहते हैं और जीरोफाइट कहते हैं अंग्रेजी में। तो जो शुष्क जलवायु अर्थात मरुस्थल में जो भी पेड़ पौधे उगते हैं उसको क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स, या हिंदी में मरुद्भिद। प्रश्न ये भी पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि आपको चट्टानों पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो उसको शिलोद्भिद कहते हैं, यानी कि उसको लिथोफाइट कहा जाता है। तो उस तरह से जो 2-4 है फ्रेंड्स उसका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर रखिएगा। तो शुष्क जलवायु का हो गया आपका जीरोफाइट्स और चट्टानों पर के लिथोफाइट होता है। चलिए तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। चलिए सवाल नंबर 38 कौन सा एंजाइम दूध को प्रोटीन पचाने में सहायक होता है? तो आपका रेनिन नामक एंजाइम। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा? रेनिन। सवाल पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? तो जबड़े की पेशियां होती है फ्रेंड्स, जो बहुत मजबूत होते हैं पूरे शरीर में। अगला सवाल पूछा जा सकता है मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में भंडारण करता है? ये देखिए आपका फॉरेस्टर में पूछ दिया था। ठीक है फ्रेंड्स,
जो वनपाल का एग्जाम है उसमें पूछ दिया था। करीब करीब कोई भी एग्जाम हो फ्रेंड्स किसी तरह से घुमा करके पूछ ही लिया जाता है। तो देखिए इसमें इस तरह से पूछ रहा है कि मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित किया जाता है, तो यकृत में। वहाँ सवाल क्या पूछा गया था फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए फ्रेंड्स, कहाँ भंडारित होता है, तो यकृत में यानी लीवर में। और वहाँ सवाल पूछा गया था आपका क्या कि कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट है जो आपको ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है, इस रूप में। आप कहाँ होती है, तो यकृत में होती है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए सवाल पूछा जा सकता है आपका कि नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था। देखिए बार बार एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी तरह से घुमा के आएगा। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था फाहियान चीनी यात्री। अगला सवाल है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है। सिंपल सा सवाल है, राजगीर में रज्जू मार्ग, राजगीर में रज्जू मार्ग। अगला सवाल पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दिया था, तो धर्मपाल ने दिया था। धर्मपाल है जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। दोनों को याद रखिए, हो सकता है इसमें से एक प्रश्न आपको पूछा जाए। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दिया था, तो धर्मपाल ने दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो धर्मपाल ने किया था। तो देखिए फ्रेंड्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो रहा है, ऐसा नहीं कि 50 प्रश्न पढ़ रहे हैं तो 50 प्रश्न करीब 70 प्रश्न हम लोग क्लियर हो रहा है। अगला है फ्रेंड्स बहुत अच्छा सवाल है कि ईरानी यात्री मूल बहबहानी, ठीक है, ईरानी यात्री मुल्ला बहबहानी का यात्रा वृत्तांत क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, तो उसको इसका जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम क्या है, तो सुबह सादिक नाम है, ठीक है, सुबह सादिक, सुबह सादिक। ईरानी यात्री मुल्ला बहबहानी का यात्रा वृत्तांत है तो सुबह सादिक। अगला सवाल देखिए पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई। तो इसमें देखिए कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, इसका आंसर आएगा 1917 में, ठीक है, पूर्ण रूप से यह स्थापित हुआ था 1917 में। अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, अपना कॉन्सेप्ट खाली क्लियर रखें। तो पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई, तो 1917। अब देखिए यह है जो पटना संग्रहालय है जो अगस्त 2015 में आंशिक रूप से खोला गया था, यानी कि इसका फाउंडेशन पड़ गया था 2015 में, ठीक है फ्रेंड्स। अगस्त 2015 में बच्चों के संग्रहालय, मुख्य प्रवेश क्षेत्र और एक अभियान थिएटर सार्वजनिक रूप से केवल एक ही हिस्सा खोल दिया गया था, ठीक है, 1915 में। बाद में अक्टूबर 2017 में शेष भाग को खोला गया था। अब सवाल किस तरह से पूछता है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर दिया गया, लेकिन पूर्ण रूप से आपको जब कहिएगा संग्रहालय की स्थापना कब हो गई थी, तो 1917 में, मतलब ये हो गया था टोटल, लेकिन स्टार्टिंग हो गया था 2015 में। तो इस तरह से इसका कैसे पूछेगा फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिएगा। अगला सवाल है कि बिहार की द्वितीय, यहाँ पर की छूट गया है, बिहार की द्वितीय राज्य भाषा क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए। तो आपका उर्दू है, उर्दू है जो बिहार का द्वितीय राज्य भाषा है। प्रथम राजभाषा बिहार का हिंदी है, द्वितीय है जो आपका उर्दू है। एक सवाल देखिए पूछा गया था फॉरेस्ट रेफरेंस की, भारत की किस भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जगह मिली है, तो मैथिली भाषा को मिली है फ्रेंड्स। वो प्रश्न आपको पूछ दिया गया था, तो याद रखिएगा कौन सी अनुसूची में है फ्रेंड्स, तो 8वीं अनुसूची में भी प्रश्न बनता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल पूछा जा सकता है आपका कि बिहार की राजकीय मछली घोषित किया गया है। बहुत अच्छा सवाल है, पक्का पूछा जाएगा ये। तो किसको, देसी मांगुर होता है जो फ्रेंड्स, देहाती मांगुर होता है, उसी को बिहार का राजकीय मछली घोषित किया गया है, किसे, देसी मांगुर को। चलिए सवाल नंबर 49 को देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की है। बिहार में सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि क्या है, द्विसदनात्मक मंडल विधानमंडल है। विधानमंडल का 2 सदन होता है फ्रेंड्स, ठीक है, कौन कौन होता है, तो विधान परिषद और विधान सभा होता है, जिसमें विधान परिषद है जो आपका निम्न सदन होता है, विधान परिषद उच्च सदन होता है, ठीक है। तो इसमें जो बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल है तो किस अनुच्छेद के तहत है फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 169 के तहत है, ठीक है, कितना याद रखिए, अनुच्छेद 169 के तहत। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका जवाब आप लोग बताएं, आंसर मैं बताता हूँ। वर्तमान में बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, सब जानते होंगे, गेस करें कितना होगा फ्रेंड्स, 70, 80, 75 या 65। राइट आंसर क्या होगा, गेस करें, तो राइट आंसर हो जाएगा, आप देख लें खुद ही, 75 होगा, ठीक फ्रेंड्स, यानी 75 टोटल है। बिहार वर्तमान में बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 75। देखिए फ्रेंड्स आपको इस टाइप का मैं बनाया हूँ, और इसी टाइप का फ्रेंड्स जो 2018 में पूछा गया था, तो उसी को कवर करते हुए फ्रेंड्स अभी से कम फ्रेंड्स मैं आपको 2000 कम से कम तो जीके का टारगेट रखा हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग को रिवीजन करवा दूँ। इसीलिए तो ऑनलाइनर बना रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि 50 क्वेश्चन टाइप करने में, उसको PDF बनाने में, वो आपका चॉइस वाला ऑप्शन वाला में बहुत ज़्यादा समय मिलता है फ्रेंड्स, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको ऑनलाइनर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, अपना ग्रुप में शेयर करिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।